वेलकम दोस्तों, आप देख रहे हो तारा टून्स, जहां हर कहानी से मिलती है एक नई सीख। आनंदपुर गांव में रोहन नाम का एक गरीब किसान अपनी मां के साथ रहता था। बेटा, आज कुछ खाने को मिलेगा या नहीं? सुबह से कुछ भी पेट में नहीं गया। लगता है मेरी शक्ति अब जवाब देने लगी है। माँ, मैं सुबह से ही गांव में इधर उधर भटक रहा हूँ। खेतों में भी गया, पर मजदूरी का काम कहीं नहीं मिला। कुछ लोग तो खुद परेशान हैं। बेटा, तू परेशान मत हो, भगवान सब देखता है। शायद हमारी परीक्षा ले रहा है। माँ, मुझे लगता है कि मैं आपके लिए एक अच्छा बेटा नहीं बन पाया। जब आप बूढ़ी हो गई हैं तो मैं आपका ठीक से ख्याल भी नहीं रख पा रहा। नहीं बेटा, ऐसा क्यों सोचता है? तूने मेरा कितना ख्याल रखा है ये मुझे अच्छे से पता है। बुरा वक्त है लेकिन ये भी गुजर जाएगा। माँ, मैं अभी फिर से बाहर जाऊंगा। कहीं न कहीं से कुछ इंतजाम करके ही लौटूंगा। रात हो रही है बेटा, अब ज्यादा मत भाग। खाली पेट इतनी मेहनत मत कर। कहीं तुझे ही कुछ हो गया तो मैं कैसे जीऊंगी? माँ, आपका आशीर्वाद है, मुझे कुछ नहीं होगा। तुम बस मेरे लिए दुआ करो। इतना कहकर रोहन अपने घर से बाहर निकलता है और पास ही के गांव प्रकाशपुर की तरफ चल पड़ता है। मुझे तो समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिर मेरी जिंदगी कब बदलेगी और कब मैं अपनी बूढ़ी माँ के लिए अच्छा सा घर और खाना दे सकूंगा। प्रकाशपुर गांव पहुंचने के बाद रोहन एक एक घर का दरवाजा खटखटाने लगता है और हर बार वो अपनी भूख की बात करता और कुछ खाने के लिए मांगता। लेकिन बदकिस्मती से उसे हर घर से निराशा ही हाथ लगती। कोई कहता हमारे पास खुद ही मुश्किल से खाना आता है, तो कोई बिना जवाब दिए दरवाजा बंद कर देता। लोगों के ऐसे व्यवहार को देखकर रोहन की उम्मीदें टूटने लगती हैं। लगता है मुझे यहाँ पर खाने के लिए कोई कुछ नहीं दे सकता। हे ईश्वर, अब तू ही मेरी मदद कर। रोहन उदास होकर अपने घर की तरफ जाने वाला ही होता है कि तभी उसकी नज़र गांव के एक पुराने से घर पर पड़ती है। हो सकता है शायद यहाँ से मुझे कुछ खाने को मिल जाए। इतना कहकर रोहन उस घर के पास जाता है और उस घर का दरवाज़ा खटखटाता है। खटखटाने की आवाज़ सुनकर उस घर में से एक विधवा औरत निकलती है। वो औरत रोहन की तरफ देखती और उससे पूछती है, क्या बात है, इतनी रात को आप किसे ढूंढ रहे हो? दीदी, घर में खाने को कुछ भी नहीं है। माँ भूखी है और मैं भी बहुत जगह गया, लेकिन किसी ने मदद नहीं की। आप ही कुछ खाने को दे दो। हाँ हाँ भाई, क्यों नहीं। आओ, पहले तो तुम पेट भर कुछ खा लो, क्योंकि भगवान किसी को भूखा नहीं रखता। रोहन की बातें सुनकर उस औरत को दया आ जाता है। वो औरत रोहन को कुछ खाने को दे देती है और रोहन भी पेट भरकर खा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद दीदी, आपने मुझे खाना दिया। पता नहीं मैं इसका कर्ज कैसे उतार पाऊंगा। भाई, जिंदगी में कभी हार मत मानना। भगवान हमेशा उन लोगों की मदद करता है जो मेहनत करते हैं और सच्चे दिल से कोशिश करते हैं। मेरी दुआ हमेशा तुम्हारे साथ रहेगी भाई। तुम्हारी जिंदगी जल्द ही बदलने वाली है। बस सच्चाई और मेहनत का हाथ थामे रखना। जी दीदी, जरूर, मैं आपकी बातों को हमेशा याद रखूंगा। इसके बाद उस औरत ने एक छोटी सी पोटली थमाई। इसमें क्या है दीदी? भाई, इसमें तुम्हारे और तुम्हारी बूढ़ी माँ के लिए खाना है। तुम इसे घर ले जाओ और अपनी माँ के साथ बैठकर खा लेना। ठीक है बहन, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। रोहन ने पोटली संभाल कर रख ली और उस औरत का शुक्रिया कर अपने घर के लिए निकल गया। अपने घर पहुंचकर अपनी माँ को आवाज लगाता है, माँ, कहाँ हो? देखो, मैंने आज के खाने का इंतजाम कर लिया है। इसके बाद रोहन और उसकी बूढ़ी माँ एक साथ बैठकर खाना खाते हैं। खाना खाकर वो दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह जब रोहन फिर से अपने काम की तलाश में निकलता है तो उसे आज भी कोई काम जल्दी नहीं मिलता है। वो काम की तलाश में इधर उधर भटक ही रहा होता है कि तभी उसकी नज़र वहीं के ज़मींदार नवाब साहब पर जाती है। रोहन नवाब साहब के पास जाता है। मालिक, मुझे कुछ काम दे दो, क्योंकि कल से मेरे घर में खाने का एक भी अनाज नहीं है। अगर आज भी मुझे कोई काम नहीं मिला तो आज भी हमें ऐसे ही भूखा रहना होगा। अरे नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि मैं भी किसी मजदूर की तलाश में हूं। अब तुम मुझे मिल ही चुके हो तो मेरी तलाश खत्म हो गई। मुझे अपने खेत में काम कराना है, लेकिन मैं वहीं बैठकर देखूंगा कि तुम ठीक से काम कर रहे हो या नहीं। जी मालिक, क्यों नहीं।
इसके बाद रोहन नवाब साहब के खेत में चला जाता है और पूरी लगन से काम करने लगता है और नवाब साहब पास ही के एक पेड़ के नीचे बैठ जाते हैं। रोहन दिन भर खेत में काम करता है और उसके बाद उसकी दिन भर की मजदूरी नवाब साहब उसे शाम को दे देते हैं। रोहन, मुझे तुम्हारा काम पसंद आया। अगर चाहो तो तुम कल भी यहाँ आकर काम कर सकते हो। इसके बाद रोहन अपने घर जाता है और उस दिन का राशन भी खरीद कर ले आता है। माँ, देखो आज भगवान ने हमारी सुन ली, मुझे आज काम मिल गया और ये देखो आज की मजदूरी भी लेकर आया हूँ। अब हमारे भूखे सोने का दिन खत्म हुआ। बेटा, ये तो बहुत अच्छी खबर है। तूने इतनी मेहनत की, आखिर आज उसका फल मिला। इसी तरह कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन रोहन नवाब साहब के खेत में काम कर ही रहा होता है कि तभी वो देखता है कि नवाब साहब उदास मन से एक पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं। जब रोहन नवाब साहब को उदास देखता है तो वो उससे पूछने जाता है, मालिक, आज आप इतने उदास क्यों हैं? क्या हुआ? कोई गंभीर बात है क्या? अरे नहीं रोहन, कोई बात नहीं। तुम जाओ, जाकर अपना काम करो। मालिक, साफ साफ दिख रहा है कि आप उदास हैं। आप मुझे बताइए क्या परेशानी है? हो सकता है कि मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। नहीं रोहन, इस परेशानी का हल किसी के पास नहीं है। अरे मालिक, आप एक बार बताइए तो सही, हो सकता है कि मैं इस समस्या का हल निकाल सकूं। ठीक है तो सुनो। मेरे गांव के 2 जमींदार भाइयों ने मेरी पुश्तैनी जमीन हड़प ली है। वो जमीन मेरे लिए बहुत कीमती है क्योंकि वो मेरे दादाजी ने मेरे लिए छोड़ी थी। लेकिन धोखे से गांव के 2 जमींदार भाइयों ने उस जमीन को हड़प लिया है। मैं इसकी शिकायत पुलिस में भी नहीं कर सकता क्योंकि पुलिस भी उन्हीं का साथ देती है। मालिक, मेरे पास एक तरकीब है जिससे आपकी खानदानी जमीन आपको वापस मिल सकती है। क्या तरकीब है? जल्दी बताओ। इसके बाद रोहन नवाब साहब को सारी तरकीब बता देता है। रोहन की तरकीब सुनने के बाद नवाब साहब को वो तरकीब बहुत पसंद आती है। अरे वाह रोहन, क्या शानदार तरकीब निकाली है। अगर मुझे मेरी खानदानी जमीन वापस मिल जाती है तो मैं तुम्हें बहुत बड़ा इनाम दूंगा। अरे नहीं मालिक, इसकी कोई जरूरत नहीं। अच्छा ठीक है, तुम अपने काम पर लग जाओ और कल से ही इस तरकीब पर लग जाना। ठीक है मालिक। इसके बाद रोहन अपना काम करने लगता है और अगली सुबह वो उस गांव के दोनों जमींदार भाई के पास जाता है और उनसे काम मांगता है। नमस्कार सेठ जी, क्या मुझे आपके यहाँ कुछ काम मिल सकता है? कौन हो तुम? और यहाँ पर काम करने वाले चाहिए, ये तुम्हें किसने बताया? अरे सेठ जी, हर दिन कहीं न कहीं काम कर अपना पेट पालने वाला एक गरीब मजदूर हूँ। कभी किसी के यहाँ खेती कर लेता हूँ तो कभी किसी के यहाँ मजदूर बनकर जो काम मिल जाए कर लेता हूँ। ये सब तो ठीक है, पर हमारे यहाँ कोई काम नहीं है। क्या सेठ जी, मैंने सुना है पूरे गांव के सबसे बड़े जमींदार आप लोग हो और पूरे गांव में सबसे बड़ी जमीन आप लोगों के पास, तो मुझे लगा कि मुझे यहाँ तो काम आराम से मिल जाएगा। नहीं भाई, हमारे पास कोई काम नहीं है। हमारे पास पहले से बहुत मजदूर हैं। इसका मतलब नवाब साहब सही कह रहे थे आप लोगों के बारे में। क्या कहा नवाब साहब ने हमारे बारे में? कुछ नहीं, बस ऐसे ही मेरे मुंह से निकल गया। चलो चलता हूँ, आप लोगों के पास तो कोई काम नहीं है तो मैं यहाँ रुककर क्या करूँ? राजू के मना करने के बाद रोहन जाने लगता है। तभी राजू से उसे रोककर पता लगाने बोलता है कि नवाब साहब ने उनके बारे में रोहन को क्या बोला है। अरे रुको भाई, इधर आओ, जरा एक काम है तुम्हारे लिए हमारे पास। राजू और रामू के बुलाने पर रोहन फौरन उनके पास चला जाता है। अरे शुक्रिया सेठ जी, बोलिए क्या काम है? मैं कोई भी काम करने को तैयार हूँ, आखिर पेट का सवाल है। काम तो हम बता देंगे, पहले तुम ये बताओ नवाब साहब हमारे बारे में क्या बोल रहा था तुम्हें? आपके आने से पहले मैं नवाब साहब के यहाँ काम करता था, परंतु वो एक नंबर के कंजूस और बदतमीज आदमी हैं। इतनी मेहनत करने पर भी सही मजदूरी नहीं देते थे। इस बात पर कल मेरी उनसे बहस हो गई थी। फिर क्या हुआ? क्या कहा तुमको नवाब साहब ने हमारे बारे में? अरे हुआ ये कि जब मेरी नवाब साहब से बहस हो रही थी तभी उन्होंने मुझे कहा कि उनसे ज्यादा मजदूरी पूरे गांव में कोई नहीं देगा। तो मैंने भी गुस्से में बोल दिया कि गांव के सबसे बड़े जमींदार रामू सेठ और राजू सेठ से ज्यादा मजदूरी कोई नहीं देता, तभी तो उनके यहाँ हमेशा काम करने वालों की भीड़ लगी रहती है। सही कहा था ना मैंने सेठ जी? अरे हाँ भाई हाँ, आखिर हम गांव के सबसे बड़े जमींदार हैं, तो हमारा फर्ज बनता है हर मजदूर को उसके काम के हिसाब से सही सही मजदूरी मिले। वाह, क्या बात कही है आपने सेठ जी। नवाब साहब तो मेरे हिसाब से शायद आपके जितना कभी सोच ही ना पाए। चलिए सेठ जी, मुझे भी मेरा काम बता दीजिए तो मैं भी काम पर लग जाऊं।
रामू और राजू दोनों भाई रोहन की चिकनी चुपनी बातों में आ जाते हैं और उसे अपने यहाँ खेतों में काम करने को दे देते हैं। रामू के कहते ही रोहन उनके खेतों में काम करना शुरू भी कर देता है। इसी तरह कुछ दिनों तक रोहन रामू और राजू के खेतों पर काम करता था। रोहन बाकी मजदूरों से ज़्यादा काम करता था। वो समय से पहले आ जाता और काम पर लग जाता और सब लोगों के जाने के बाद ही जाता। रोहन को इतनी मेहनत करते देख रामू और राजू आपस में बात करते हैं। अरे राजू भाई, ये रोहन तो बहुत मेहनती है। ये अकेला ही 4 लोगों का काम कर देता है। अच्छा हुआ उस दिन इससे हमने रोक लिया। हाँ भाई, बात तो तू पत्ते की कर रहा है। अच्छा हुआ रोहन को हमने अपने यहाँ काम पर रख लिया। वो बहुत मेहनती और ईमानदार भी है। आजकल के जमाने में ऐसा व्यक्ति मिलना घास के ढेर में सुई ढूंढने की तरह है। हाँ भैया, कुछ भी कहो, मेहनती तो बहुत है रोहन। इसके जितना काम शायद ही कोई करता होगा हमारे यहाँ। रोहन ने अपनी मेहनत से दोनों भाइयों का दिल जीत लिया था। इसी तरह कुछ दिन और बीत जाते हैं। इतवार की सुबह सुबह रामू और राजू अपने खेत के दौरे पर जाते हैं। जब वो अपने खेत पर पहुंचते हैं तो देखते हैं कि रोहन काम कर रहा होता है। रोहन को इतवार को भी काम करता देख रामू बोलता है, अरे रोहन भाई, इतवार के दिन भी तुम काम कर रहे हो? आज तो आराम कर लिया होता। आराम? वो क्या होता है सेठ जी? मैं अकेला अपनी बूढ़ी माँ के साथ रहता हूँ। घर पर और कोई अकेला व्यक्ति घर पर रहकर क्या ही आराम करेगा। इसीलिए सुबह जल्दी ही आ जाता हूँ और काम पर लग जाता हूँ। इसमें मेरा दिल लगा रहता है। तुम बहुत मेहनती व्यक्ति हो। एक काम करो, आज तुम काम रहने दो। जाओ, जाकर वहां पेड़ के नीचे आराम करो। नहीं सेठ जी, इसकी कोई जरूरत नहीं। आप लोग जाइए, मैं ठीक हूँ। मुझे काम करना पसंद है। ठीक है रोहन, फिर हम निकलते हैं। तुम्हारा जब मन करे अपने घर चले जाना। ठीक है सेठ जी। इसके बाद रामू और राजू खेत को रोहन के भरोसे छोड़ वहां से चले जाते हैं। अगली सुबह जब रामू और राजू अपनी खेत पर आते हैं तो देखते हैं कि पुलिस वहां आई है। पुलिस को देखते ही दोनों दौड़े दौड़े आते हैं। क्या हुआ इंस्पेक्टर साहब, यहाँ क्या कर रहे हो? अच्छा, ये जमीन तुम्हारी है ना? तभी तो तुम दोनों को अंदर करने आया हूं। अंदर? मैं कुछ समझा नहीं इंस्पेक्टर साहब। आप कहना क्या चाहते हो? साफ साफ कहो। साफ साफ कहने की कोई जरूरत नहीं है। जरा अपनी नजर घुमाकर वहां देखो, तुम्हारी जमीन में से क्या निकला है? इंस्पेक्टर के कहते ही दोनों भाई जब पलटकर देखते हैं तो वहां उनकी जमीन में एक सोने की मूर्ति रखी होती है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। ये वही सोने की मूर्ति है जो कल रात गांव से चोरी हो गई थी। सोने की मूर्ति और चोरी का नाम सुनते ही दोनों भाइयों की हवा टाइट हो जाती है। अब बताओ, ये चोरी की हुई सोने की मूर्ति तुम्हारी जमीन में क्या कर रही है? ये कहां से आई हमारी जमीन में? हमें नहीं पता। चलो, अब बहाना मत बनाओ। पहले गांव में चोरी करो और फिर अपनी जमीन में लाकर छुपा दो। फिर बोलो ये क्या है? वाह, क्या बात है! तुम्हारी जमीन से इस गांव का चुराया हुआ सोने की मूर्ति निकलते ही अपनी बात पलट रहे हो। इस मामले से बचने के लिए दोनों भाई कुछ तरकीब लगाने की सोचते हैं। तभी वहां रोहन आ जाता है। अरे सेठ जी, ये पुलिस क्यों आई है? कुछ हुआ है क्या? हाँ रोहन, देखो, पता नहीं कहां से हमारी जमीन में ये गांव की चुराई हुई सोने की मूर्ति आ गई है। क्या? सोने की मूर्ति? ये तो बहुत बड़ी मुसीबत में आ गए आप दोनों मालिक। तीनों को खुसुर फुसुर करता देख इंस्पेक्टर कहता है, चलो, अब कोई तरकीब मत बनाओ। दोनों में से एक भाई तो पक्का जाने वाला है जेल में। अब तुम दोनों ही फैसला करो, कौन जाएगा? इंस्पेक्टर साहब, हमें बस 5 मिनट दीजिए। अभी हम फैसला करके आते हैं कौन जाएगा जेल। ठीक है, जल्दी जल्दी तय करो, किसको लेकर जाऊं मैं जेल? रोहन, राजू और रामू इंस्पेक्टर से थोड़ी दूरी पर चले जाते हैं। देखो मालिक, दोनों भाइयों के फंसने से अच्छा है कोई एक भाई फंसे। अब आप लोग सोचिए कौन जाएगा जेल। रोहन, हम दोनों भी अंदर नहीं जाना चाहते। कोई तरकीब लगाओ जिससे हम दोनों बच जाएं। मालिक, एक बात बोलूं, इस सोने की मूर्ति को देख के तो लगता है कि ये सोने की मूर्ति किसी बड़े आदमी की है। अगर उन्हें पता चला कि आपने चोरी की है तो आपको उम्र कैद तो जरूर होगी। एक तो राजू पहले से डरा हुआ था और रोहन से ये सुनते ही राजू डर के फटाफट पूरी कहानी रोहन को बता देता है। देखो रोहन, सच्ची सच्ची कहूं, ये जमीन तो हमने बस कुछ महीने पहले ही हड़पी थी अपने चचेरे भाई नवाब साहब से। क्या कहा मालिक? हड़पी थी जमीन? मैं कुछ समझा नहीं, जरा साफ साफ बताइए। राजू से जमीन हड़पने की बात सुन रोहन ऐसा बर्ताव करता है जैसे उसे कुछ पता ही नहीं है इस बारे में।
राजू जमीन हड़पने वाली पूरी कहानी रोहन को मुंह जबानी सुना देता है। राजू से पूरी कहानी सुनते ही रोहन कहता है, मालिक, मेरे पास एक तरकीब है। तो एक काम कीजिए मालिक, आप सबसे पहले जाकर इंस्पेक्टर वर्मा को बोल दीजिए ये जमीन नवाब साहब की है। इंस्पेक्टर को बोलना हमने तो बस कुछ महीना पहले ही ये जमीन उनसे बस काम करने के लिए ली है, बाकी का मैं संभाल लूंगा। अरे रोहन, पर इससे तो हमारी जमीन हमसे छिन जाएगी, उसका क्या? नहीं मालिक, मैं शायद मेरी तरकीब अब तक समझे नहीं। जब आप ये इंस्पेक्टर को बोलोगे ये जमीन नवाब साहब की है तो पुलिस किसको पकड़ेगी? नवाब साहब को। और नवाब साहब के अंदर जाते ही ये जमीन फिर से आप लोग हड़प लेना, समझे? इससे आप लोग भी बच जाओगे और जमीन भी आपकी रहेगी। रोहन की तरकीब सुन दोनों भाई दंग रह जाते हैं। वाह रोहन भाई, तुम तो बहुत दिमाग वाले हो। आज तुम्हारी बुद्धि हमारी जान भी बचाएगी। रोहन की तरकीब सुन तीनों इंस्पेक्टर के पास जाते हैं और इंस्पेक्टर को सब वैसे ही बोलते हैं जैसे रोहन ने उन्हें कहा था। इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन हमारी नहीं है। हमने तो बस काम करने के लिए ये जमीन हमारे चचेरे भाई नवाब साहब से ली थी। वाह, जब तुम खुद फंस गए हो तो अब किसी और को फंसाकर अपने आप को बचाना चाहते हो? नहीं साहब, आपको विश्वास नहीं हो रहा तो रोहन से पूछ लीजिए। ये हमारे पास बस अभी काम कर रहा है। इसके पहले ये नवाब साहब के पास काम करता था। बोलो रोहन, ये जमीन किसकी है? हाँ इंस्पेक्टर साहब, ये जमीन नवाब साहब की है। रामू सेठ और राजू सेठ ने तो बस कुछ ही समय से इस जमीन पर काम करना शुरू किया है। रोहन से ये सब सुनने के बाद इंस्पेक्टर रोहन को नवाब साहब को बुलाने बोलता है। ठीक है, अगर ऐसी बात है तो एक काम करो, रोहन जाओ और नवाब साहब को बुलाकर लाओ। रोहन फौरन जाकर नवाब साहब को बुला लाता है, पर नवाब साहब अपने साथ पूरे जिले के प्रधान को लाते हैं। सर जी, आप यहाँ? हाँ, बस यहाँ पास के गांव में सोने की मूर्ति की तलाश कर रहा था तो भीड़ देख यहाँ चला आया। बोलो, यहाँ क्या चल रहा है? देखिए सर जी, इन दोनों की जमीन से ये गांव से चोरी हुई सोने की मूर्ति निकली है और अब ये लोग बोल रहे हैं कि ये जमीन नवाब साहब की है। इंस्पेक्टर ने पूरी कहानी प्रधान को बता दी और इन सब में अपने आप को फंसता देख राजू इंस्पेक्टर को बोलता है। हाँ साहब, ये जमीन नवाब साहब की है। मैं कैसे मान लूं कि ये जमीन नवाब साहब की है? मेरे यहाँ का इंस्पेक्टर तो कह रहा था इस जमीन पर केस चल रहा है और ये जमीन शायद तुम्हारे हवाले हुई है, और अब तुम बोल रहे हो ये जमीन नवाब साहब की है। नहीं साहब, हम बस इस जमीन को हड़पने की साजिश कर रहे थे, पर आप हमें नहीं चाहिए ये जमीन। अगर आपको चाहिए तो हम वो केस भी वापस ले लेंगे। इंस्पेक्टर, एक काम करो, तुम जाओ, आगे का मैं संभाल लूंगा। प्रधान के कहते ही इंस्पेक्टर वहां से चला जाता है। चलो, अब नवाब साहब तुम बताओ, ये सोने की मूर्ति यहाँ कहाँ से आई? अरे साहब, ये तो मेरी सोने की मूर्ति है। दरअसल कल मैं ही ये सोने की मूर्ति के बारे में रिपोर्ट लिखवाने आया था। ये सब तो हमारा प्लान था, इन दोनों के मुंह से सच्चाई सुनने के लिए। नवाब साहब से ये सुनते ही दोनों भाइयों के पैरों के नीचे से जैसे जमीन ही खिसक जाती है। हाँ प्रधान जी, मैंने दोनों ने जो जो बातें मुझे कही हैं सब रिकॉर्ड भी कर लिया है मेरे फ़ोन में। आप चाहें तो ये रिकॉर्डिंग अपने साथ ले जा सकते हैं सबूत के तौर पर। रोहन को भी इस प्लान में शामिल देख दोनों भाई को समझ जाता है कि ये सब नवाब साहब और रोहन ने मिलकर किया है। अब तो उन दोनों के खिलाफ प्रधान के पास सबूत भी था और उन दोनों के पास अपनी गलती मानने के अलावा कोई चारा नहीं था। हमें माफ कर दीजिए प्रधान जी, हम लालच में आ गए थे। हम आज के बाद ये गलती कभी नहीं करेंगे और ये जमीन भी नवाब भाई को वापस दे देंगे। गलती तो तुम दोनों ने कर दी है, इसकी सजा तो तुम दोनों को मिलके भुगतनी होगी। और रही बात जमीन की, तो वो नवाब साहब की थी और रहेगी। तुम दोनों चलो अब जेल की हवा खाने। रामू और राजू दोनों प्रधान और नवाब साहब से माफी मांगने लगते हैं। दोनों को इतना गिड़गिड़ाता देख नवाब साहब दोनों को माफ कर देते हैं। प्रधान को भी इन्हें नहीं ले जाने देते हैं और अपना केस भी वापस ले लेते हैं। नवाब साहब के केस वापस लेते ही प्रधान वहां से चले जाते हैं। शुक्रिया भाई, आपने हमें माफ कर दिया। आज के बाद हम ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। ठीक है रामू, कोई बात नहीं। बस ये याद रखना कि एक जमीन के टुकड़े के लिए तुम्हें अपनों के साथ कभी छल नहीं करना चाहिए। तुम्हारे बुरे समय में तुम्हारे अपने तुम्हारा साथ देने आएंगे। जमीन का क्या है, कभी मेरी तो कभी तुम्हारी। रोहन, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया। तुमने मेरी खानदानी जमीन वापस दिला दी। मैंने तुम्हें जो इनाम देने का वादा किया था वो मैं तुम्हें जरूर दूंगा। आखिर में नवाब साहब रोहन को जमीन भेंट कर देते हैं और उसकी एक जमीन का मालिक रोहन को बना देते हैं।
इस तरह रोहन ने अपनी मेहनत और दिमाग से नवाब साहब को उनकी ज़मीन वापस दिला दी और दोनों ठगे भाइयों को भी सबक सिखाया। कहानी कैसी लगी दोस्तों? कमेंट्स में ज़रूर बताना, क्योंकि आपकी राय मेरे लिए बहुत ज़रूरी है। और हाँ, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना ना भूलना, ताकि अगली कहानी सबसे पहले आप तक पहुँचे।